नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। और सबसे पहले बात एसटीईटी के अभ्यर्थियों की, जिन्होंने आज पटना में जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का घेराव करने जा रहे थे और इसी बीच इको पार्क के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। लाठीचार्ज के बाद अभ्यर्थी वहां से हटने के लिए मजबूर हो गए। तो ये दो तस्वीरें देखिए। और पुलिस को मजबूरन लाठी भांजनी पड़ी और वहां अभ्यर्थियों को हटाने के लिए लाठियां बरसाई गई। एसटीईटी के अभ्यर्थियों पर लगातार एसटीईटी अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया है, जो रिजल्ट जारी किया गया है, उसके विरोध में और धांधली का आरोप लगा रहे हैं मेरिट लिस्ट में। और इसके विरोध में आज शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के आवास का घेराव करने पहुंचे थे तख्ती बैनर लेकर। लेकिन उससे पहले इको पार्क के पास ही पुलिस ने उन्हें रोका और जब नहीं माने अभ्यर्थी तो मजबूरन पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी, लाठियां भाजनी पड़ी। एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। ये सरकार तो लाठी वाली सरकार है ही। तानाशाह रवैया अपना रही है। एक तो घोटाला करती है और पूरे तरीके से जो नौजवान का जो जीवन है, युवाओं का जो जीवन है, उसको बर्बाद करने पे तुली हुई है। आप देखिए 11 से है और अब 21 हो गया। एसटीईटी अभ्यर्थियों के हंगामे पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि कुछ लोग अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। एसटीईटी पास सभी लोग आवेदन के लिए हकदार हैं और पात्रता मेरिट लिस्ट का है, नियुक्ति का नहीं। वो लगता है कि या तो वो किसी गलतफहमी के शिकार हो गए या फिर किसी के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। किसी की बात मानने या नहीं मानने का प्रश्न नहीं है। और जो लोग एसटीईटी परीक्षा पास किए हैं, जो लोग भी क्वालिफाई किए हैं, वो सब लोग अगली नियुक्ति के लिए आवेदन देने के हकदार हैं। तो किसी की हकदारी या किसी का हक मारा तो नहीं जा रहा है। जहाँ तक मेरिट लिस्ट की बात है, तो कोई परीक्षा होती है तो मेरिट लिस्ट बनता है। तो ये तो पात्रता परीक्षा का मेरिट लिस्ट था, ये कोई नियुक्ति की परीक्षा नहीं थी या नियुक्ति हेतु मेरिट लिस्ट नहीं था। मेरे ख्याल से ये सभी अभ्यर्थी अच्छे तरीके से समझते हैं कि इनकी नियुक्ति होगी जब छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त होगी, 7वें चरण की प्रारंभ होगी। आगे बढ़ते हैं। खबर बेतिया से। यहां 4 धूर जमीन के लिए लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। नगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 29 के बढ़ई टोला का यह मामला है, जहां दो पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई, जिसमें लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से हमला किया गया। पूरा मोहल्ला कई घंटों तक रण क्षेत्र में तब्दील रहा। बताया जा रहा है कि बढ़ई टोला के अमलेश प्रसाद ने 4 धूर जमीन मोहल्ले की एक महिला से खरीदी थी, लेकिन 2 साल बाद जमीन बेचने वाली महिला के नाती ने जमीन पर दावेदारी ठोक दी। अमलेश प्रसाद का आरोप है कि 2 दिन पहले उनके बेटे की गाड़ी रोककर उससे मारपीट की गई थी और आज घर में घुसकर हमला किया गया। वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि हमला उन्होंने नहीं बल्कि अमलेश के घर वालों ने किया। इस झड़प में दोनों पक्ष से 2 लोग घायल हैं, जिनका इलाज जीएमसीएच में चल रहा है। पूरे मामले पर पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, क्योंकि मारपीट के बाद जब अमलेश प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई तो मौके से 4 युवकों को हिरासत में लिया गया, लेकिन फिर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, जिसके बाद अस्पताल में एक बार फिर दूसरे पक्ष ने अमलेश प्रसाद पर हमला किया। नगर थाने में दोनों पक्षों की तरफ से आवेदन दिया गया है। वहीं अमलेश प्रसाद ने कहा कि पहले कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब विवाद बढ़ गया है। वो एक जमीन है जिस हिस्सेदार से हम लोग लिखा लिए थे, ये लोग कह रहा है कि जमीन हम लोग को दे दो। झगड़ा उसी कारण से हुआ और 2 साल पहले हम लोग लिखाए हुए हैं और आज 2 साल बाद ये लोग उसको चाह रहा है कि हम लोगों को मिल जाए। बांका में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस हिंसक झड़प में 4 लोग जख्मी हो गए। सदर अनुमंडल के अमरपुर थाना के गोपालपुर की यह घटना है। संजय चौधरी पर अनुज चौधरी की जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में शिकायत की गई है और इंसाफ की मांग की गई है।
छपरा जेल में कड़ी सुरक्षा के बावजूद बंद कुख्यात बदमाश खुलेआम स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। छपरा जेल के वार्ड संख्या 20 के कई कुख्यात बंदियों को मोबाइल चलाते हुए तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। हालांकि तस्वीरें वायरल होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मचा। जेल के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार कैदियों तक ये सुविधाएं पहुंचाता कौन है, खुद जेल में तैनात कर्मी या फिर बाहर के लोग? एसपी ने इसे गंभीर मामला बताते हुए जांच के आदेश दिए हैं। और दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासे के मुताबिक दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट के साथ साथ हाल के महीनों में देश भर में हुए धमाकों की साजिश साल 2020 में रची गई थी। जांच एजेंसियों की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि पिछले साल सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान आईएसआई ने अपने लोगों के जरिए बड़े पैमाने पर मुस्लिम बच्चों और लोगों का ब्रेन वॉश किया और उन्हें आतंकी संगठनों में शामिल कराया। दरभंगा ब्लास्ट मामले में यूपी से गिरफ्तार सलीम कफील और हाजी कासिम भी 2020 में मुजफ्फरनगर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान रिक्रूट किए गए थे। दरभंगा ब्लास्ट में आईएसआई ने इन्हीं 2 स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया था, ऐसी आशंका जताई जा रही है। खबर यह भी है कि मोहम्मद इकबाल नाम का एक शख्स जो आईएसआई के लिए काम करता है, वो मुस्लिम बच्चों के ब्रेन वॉश करने का काम करता था और उन्हें रिक्रूट करता था। अब तक 60 मुस्लिम बच्चों के इस दौरान रिक्रूटमेंट की खबर है। हाजीपुर में रेलवे के जोनल कार्यालय के महाप्रबंधक ऑफिस के पास एक शख्स ने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह की कोशिश की। हालांकि आरपीएफ की टीम ने पूरे परिवार को आत्मदाह से पहले ही हिरासत में ले लिया। पीड़ित के मुताबिक पिता की मौत के बाद रेलवे में हेल्पर की नौकरी करता था, लेकिन एक साजिश के तहत उसे बर्खास्त कर दिया गया, जिससे उसके सामने परिवार को पालने की समस्या खड़ी हो गई। रेलवे ने जांच के बाद इंसाफ का भरोसा दिया है। जीएम साहब के विदाई की खुशी में हम आत्मदाह कर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार कहती है सभी लोगों को टीका लगाना है, लेकिन अब तक कितने लोगों को टीका लग पाया? हालांकि आरजेडी की बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं। तेजस्वी ने मांझी के शराब वाले बयान को लेकर गठबंधन पर भी सवाल उठाया। कब तक रहेगा नहीं रहेगा, अब तो 3rd वेव आने वाला है, लेकिन एक राउंड भी वैक्सीन का पूरा नहीं हुआ। आंकड़ा पूछिए तो छुपाते हैं। छुपाना यानी जरूर कोई चोरी है भाई। बीच में हमेशा ही लोग बताता था ये दवा रहा। अब आप देख लीजिए ना, आंकड़ा कितना बढ़ गया है इसका। ये जो नया एक बीमारी आया है जिसको कि ब्लैक फंगस कहते हैं, वाइट फंगस कहते हैं, येलो फंगस कहते हैं, एनएमसीएच पीएमसीएच में एक ऑपरेशन नहीं हो रहा। यह हकीकत है। भोजपुर में बालू खनन के विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कोइलवर थाना क्षेत्र के सिमरिया महद्दी चक की घटना है। बताया जा रहा है कि पचरुखिया निवासी विजेंद्र राय के खेत में विदेशी राय और उसके कुछ साथी बालू खनन कर रहे थे, जिसका विजेंद्र ने विरोध किया। इसी बीच विदेशी राय के साथ मौजूद लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। गंभीर हालत में विजेंद्र को अस्पताल लाया गया, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पीड़ित के परिजनों के मुताबिक इलाके में अवैध बालू खनन हो रहा है, लेकिन प्रशासन पैसे लेकर चुप हो जाता है। सेमरा गांव का 200 आदमी का तारातरी हजारों गोली का फायर किया है। गाय मारा किए, इनका गोली लगा। कब का घटना है ये सब? अभी आज सुबह का 1 घंटा पहले। तो जो मना बालू काट रहे थे वो लोग अवैध खनन करने वाले लोग? अवैध खनन सब विदेशी के घर के थे और सब सिमरिया गाँव का पूरा एक गाँव। तमाम कोशिशों के बावजूद बालू के अवैध खनन पर लगाम नहीं लग रहा है। आलम यह है कि खनन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ बालू घाटों पर माफिया वर्चस्व को लेकर फायरिंग भी कर रहे हैं। प्रशासन के तमाम दावे को ध्वस्त करने वाली तस्वीर बेहटा और मनेर में कैमरे में कैद हुई है। ये देखिए, माफिया कैसे अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं और सरकार को राजस्व का चूना लगा रहे हैं। बिना किसी डर के सोन नदी के बालू घाट पर जेसीबी के जरिए बालू खनन कर नाव में लोड किया जा रहा है और फायरिंग यहां पर खनन को लेकर ही होती है। जमीन पर बिखरे पड़े इन खोखा और हाथों में बंदूक लिए शख्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून का खौफ यहां किस कदर धराशायी हो जाता है।
और इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल उठते हैं। सवाल यह कि बालू घाटों पर जारी अवैध खनन पर चुप्पी क्यों है? सरकार को राजस्व का चूना लगाने वालों पर कार्रवाई कब होगी और कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या रसूख के आगे प्रशासन नतमस्तक है और इसीलिए कार्रवाई नहीं करता है? नरकटियागंज के भारत नेपाल सीमावर्ती इलाकों में पहाड़ी नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते ओरिया नदी का बांध सिकटा धर्मपुर गांव के पास क्षतिग्रस्त हो गया है। सदभौका नदी का सुरक्षा बांध भी सिकटा में त्रिवेणी नगर और रेलवे लाइन के बीच टूट गया है, जिससे उस इलाके के खेतों में पानी भर गया है। करीब 6 गांव में खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। वहीं गांव के अयूब का कहना है कि पानी की वजह से जीना दुभर हो गया है। फसल की बर्बादी से किसान बर्बाद हो रहे हैं। बाढ़ से और बारिश से हम लोग का काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है हर साल। और हम लोग का जो ये बांध टूटने की वजह से हम लोग का सैकड़ों एकड़ का फसल बर्बाद हो चुका है। गन्ना सब बर्बाद हो जाता है। ग्रामीण रिजवान कहते हैं कि पानी की वजह से खेतीबाड़ी चौपट हो गई है। बर्बाद हो गया है, गल रहा है और गन्ना उन्ना वो सब डूब रहा है। और बाढ़ से काफ़ी काम बंद हो चुका है। सब गांव में बाढ़ डूब गया है। ये बाढ़ मतलब हर साल आता है या फिर? हाँ, हर साल आता है। हर साल तोड़ता है, कहीं तो हर जगह तोड़ता है। दरभंगा में अधवारा समूह की धौंस नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते सिंहवाड़ प्रखंड के टेक्टार पंचायत के वाजिदपुर गांव का लाइफलाइन चचेरी पुल बह गया। करीब 12 से ज्यादा गांवों का संपर्क शहर से कट गया है। लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधि से नाव चलाने की मांग की है। अभी बहुत दिक्कत है, आने जाने का बहुत दिक्कत हो गया है। बहुत यह लचका था, ये दह गया। नाव का कोई साधन नहीं है। बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ आने जाने का, मार्केट जाने आने का बहुत दिक्कत हो रहा है। ये विधायक जी का कहिए, कोई विचार कीजिए। विधायक जी आएगा यहाँ, देखेगा, नाव देगा कि क्या पुल बनाएगा। बहुत मुसीबत हो रहा है यहाँ। सारण का जमींदारी बांध बाढ़ आने से पहले ही एक बार फिर से टूट गया है। बांध टूटने के बाद घोघारी नदी का पानी रसौली और बकवा पंचायतों की ओर बढ़ने लगा है। पानी बढ़ने से सबसे अधिक किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि पिछले साल भी बाढ़ आने के पहले ही ये बांध टूट गया था, लेकिन 1 साल बाद भी इसे मजबूत करने की कोशिश नहीं की गई। लापरवाही के कारण अब एक बार फिर लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। रात में टूटा है। टूटने से कितना असर पड़ेगा? टूटने से बहुत असर है। बहुत गांव दहा रहा है। बिनटोलिया 2-3-4 टोला दहा जाएगा। अभी ये पिछले साल भी बांध टूटा था? पिछले साल भी टूटा था। और बाढ़ सिर्फ पीड़ित लोगों को दर्द ही नहीं देता, ये भ्रष्ट लोगों को कमाने का अवसर भी देता है। मधेपुरा के उदा किशनगंज अनुमंडल का बाढ़ प्रभावित इलाका अधिकारी और ठेकेदारों के लिए वर्षों से कमाई का जरिया बना हुआ है। राहत बचाव कार्यों के नाम पर हर साल करोड़ों की राशि अधिकारी और ठेकेदारों के जेब में जाता है। इस बार भी हालत कुछ अलग नहीं है। चौसा थाना क्षेत्र के मुरसंडा के बलोरा घाट में कोसी का कटाव जारी है। पिछले दिनों यहां लगभग 10 लाख रुपए से कटाव रोधी काम किए गए, लेकिन इसकी गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। और वहीं ग्रामीणों ने कहा कि बीते 5 सालों में उनका गांव 3 बार कट चुका है। एक बार फिर कोसी नदी उनकी बस्ती के निकट आ गई है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो एक बार फिर उनका गांव विस्थापित होने को मजबूर होगा। बार रौद्र रूप देखकर यहाँ के लोग बार बार विस्थापित हो रहे हैं। सरकार द्वारा कटाव रोधी अभियान के तहत बम्बो पाइलिंग और सैंड बैग में मिट्टी वर्क करके सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। वहीं इस मामले में प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा कि मामले में जांच कर सही कदम उठाया जाएगा। तो उनके मत के अनुसार ही काम होता है। अभियंता का ही दायित्व होता है कि किस तरीके से काम को किया जाए। प्रशासनिक अधिकारी उनको सहमति देते हैं और बताना तकनीकी तौर पर अभियंता का ही काम है। अगर चौसा या किसी प्रखंड में आपने बताया तो मुझे जानकारी मिली, ऐसा हो सकता है और भी जगह हो या ना हो, उसको डीएम साहब अभियंतागण मिलकर करेंगे।
भागलपुर शहर को 5 साल पहले स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल चुका है, लेकिन शहर की हालत बरसात में नारकीय हो जाती है। दक्षिणी क्षेत्र को मुख्य शहर से जोड़ने वाले भोलेनाथ पुल की सड़क पर पानी ही पानी नजर आता है। देखिए संवाददाता आशीष रंजन की रिपोर्ट। भागलपुर में भी देर रात से बारिश का सिलसिला जारी हो गया है और आप देख सकते हैं कि हम अभी खड़े हैं दक्षिणी क्षेत्र को मुख्य शहर से जोड़ने वाला जो मुख्य मार्ग है भोलानाथ पुल पर। और आप देख सकते हैं कि भोलानाथ पुल के पास जो है ये पानी का जो सिलसिला है ये लगातार जारी रहता है और जब भी हल्की बरसात भी होती है तो यहाँ पर पानी का जो है यही स्थिति रहता है और लोग जो है काफ़ी परेशान रहते हैं यहाँ पर। लेकिन वादे जो है हर एक बार किए जाते हैं कि इसकी समस्या का समाधान होगा, चाहे वो नगर निगम हो या कुछ भी हो, लेकिन जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है, कहीं से भी इसका हल होता नजर नहीं आता है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। सर, कितना परेशानी होता है? शहर का बहुत दुर्भाग्य, बहुत क्या कहें कि जो है बहुत दुखद ये है कि परेशानी ये है कि प्योर नाला का पानी जो है शहर में जो है पूरी तरह लोग भीग करके जाते हैं। किसी की गाड़ी बंद हो जाती है, बहुत परेशानी होता है इससे पब्लिक को। यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। जो सर मेरी बात सुनिए, हम मंडी में बेचते हैं सब्जी, यहाँ पर कोई संभावना ऐसा नहीं है। यहाँ है ये 2 जगह है, एक लोहा पट्टी है, एक ये जगह है। यहाँ पर कभी किसी ने आज तक नजर मोड़ के नहीं देखा है। जो भी देखा है तो अपने अपने बढ़िया जहाँ सूखा जगह होता है वहाँ पर आदमी देखता है, इस जगह पर कोई किसी ने नहीं देखा। आप देख सकते हैं कि जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। स्मार्ट सिटी भागलपुर कहलाता है, स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन आज तक जो है इस भोलानाथ पुल का जो है कहीं से भी कोई भी उपाय नहीं आता है। लोग गिरते पड़ते जो है इस नाले को के पानी से पार करते हैं और कहीं ज़्यादा जब बारिश होती है तो इस ओर से चलना भी लोगों का मुश्किल हो जाता है। देखने वाली बात होगी कि अब नगर निगम प्रशासन और सरकार की ध्यान इस पर जाती है कि नहीं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो ये भागलपुर जो कि स्मार्ट सिटी कहलाता है, अब वहां ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं, वो भी हर साल। और भागलपुर नगर निगम के दावे हर बार यूं ही पानी में बहते नजर आते हैं। सीतामढ़ी के वार्ड नंबर 26 के आदर्श नगर मोहल्ले के लोग जलजमाव की समस्या से परेशान हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इनकी परेशानी कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। मानसून आने के साथ ही सीतामढ़ी शहर के कई ऐसे इलाके हैं जो जल जमाव की समस्या से कराह रहा है। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी के वार्ड नंबर 26 में और यह मोहल्ला आदर्श नगर के नाम से जाना जाता है। आप तस्वीर देख सकते हैं, जल जमाव की वजह से पिछले लंबे अरसे से यह इलाका पूरी तरीके से परेशान है। यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरीके से नारकीय बनकर रह गई है। महिला और छोटे छोटे बच्चे ये गंदगी भरे पानी को झेलकर अपने घर को जा रहे हैं और तस्वीर काफी भयावह है क्योंकि लगातार इसमें हादसे होते रहते हैं और जो सीतामढ़ी का नगर परिषद है वो सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि आज नहीं पिछले लंबे अरसे से यह इलाका जल जमाव की समस्या झेल रहा है, लेकिन इनकी परेशानी को कोई सुनने वाला नहीं है। ये अपना जो बेशकीमती वोट होता है उसको देकर अपने जनप्रतिनिधि भी चुनते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं को नजरअंदाज लगातार किया जा रहा है और कहा जा सकता है कि लगातार नारकीय जीवन यहाँ के लोग जी रहे हैं। हमारे साथ मोहल्ला के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। बताइए क्या परेशानी है? परेशानी है कि वर्षों से यही स्थिति है, विगत लगभग 15-20 सालों से यही स्थिति है। न यहाँ कोई व्यवस्था हुआ है नगर परिषद की ओर से, न ही कुछ। महिलाओं को बहुत खासकर बहुत दिक्कत होता है चलने में पानी में, और जो है यहाँ बाइक भी जो है बहुत परेशानी से आता है। कितने लोग तो इसी पानी में गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाते हैं। और यही समस्या का समाधान नहीं, अभी तो कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आप लोग बताते नहीं है, गुहार नहीं लगाते हैं? नहीं, गुहार हुआ था, प्रशासन से गुहार हुआ था। पिछले साल जो है मेसो लोपी के सामने जाम हुई थी, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं अभी तक। जी, अभी कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है।
तो आपने देखा यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि जल जमाव की समस्या से मुक्ति पाने के लिए लोगों ने आंदोलन का भी रास्ता अपनाया, लेकिन उसके बाद भी समस्या जस की तस पड़ी हुई है और लोग परेशान हैं। और कहा जा सकता है कि बरसात के दिनों में यहाँ के लोग पूरी तरीके से जल कैदी की जिंदगी गुजारते हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। नवादा में इन दिनों नगर परिषद की लापरवाही के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल हल्की सी बारिश में ही मोहल्ले में जलजमाव की स्थिति पैदा हो जाती है। नाले का कई महीने से सफाई नहीं होने के कारण बरसात के दौरान नाले का गंदा पानी सड़क पर आ जाता है। जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल विशाल ने। इसके बाद नवादा शहर में जल जमाव की समस्या इन दिनों आम हो गई है और हल्की सी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल जमाव की समस्या आम हो गई है। इस वक्त हम आपको तस्वीर नवादा शहर के नवीन नगर और पटेल नगर के इलाके की दिखा रहे हैं, जहां कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से हल्की बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति बन जाती है और यहां पर रहने वाले सभी लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यह इलाका काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है, लोगों को आने जाने में काफ़ी तकलीफ होती है। यहाँ के स्थानीय लोग से ही जानते हैं क्या कुछ समस्या हो रही है, ये बताइए। सर एक्चुअली जब बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि यहाँ पर पानी जमा हो जाता है और इससे बच्चों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मुझे गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि ये नाला को देखे कि इसकी किस रूपरेखा में ये चल रहा है और इसको वो पानी की समस्या को हल करने की कोशिश करें। ये शुरू बारिश जब से शुरू हुआ है तभी से है। तो क्या आप लोग इसको लेकर कभी कुछ किए हैं? ना, हम लोग आवेदन किए हैं फिर भी सुधार नहीं हो पाता है। नगर परिषद आज तक नहीं दिया? नहीं। जैसा कि आपने सुना कि स्थानीय लोगों का यह कहना है कि नगर परिषद को कई बार इन्फॉर्म करने के बाद भी इनकी समस्या अभी तक बरकरार है और पानी के साथ साथ यहाँ पे जो जल जमाव के बाद जो पानी से जो बदबू है, नाले साफ नहीं होने से यहाँ पे नाले से भी काफ़ी बदबू आती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों का रहना दुश्वार हो गया है। तो कहीं ना कहीं नगर परिषद की लापरवाही सामने निकल कर आ रही है, जिसका खामियाजा लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। अब देखना होगा नगर परिषद इन स्थानीय लोगों को समस्या कैसे निवारण करती है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारे इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।